हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लोग का टेस्ट नंबर 4 का समय है। क्वेश्चन बहुत आसान है, पिछली बार से थोड़ा सा कठिन है और ये सारे जो है आपके पांचों ब्रांच से लिए गए क्वेश्चन हैं। कुछ ब्रांच के क्वेश्चन पहले हैं जो कि लगातार हैं और उसके बाद में कुछ ब्रांच, उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच आएगी वहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन दिन ब दिन हार्ड होंगे, तो इसलिए सॉल्व कीजिए। सिर्फ 2 लोगों ने बताया था पिछली बार कितना आंसर आया है, और अभी जितने लोग करें उतने लोग, सभी लोग मेंशन किया कीजिए कितना आपका सही हुआ है। कुछ मेरे पास क्वेश्चन है, उसका मुझे आंसर करना है क्योंकि उसको मुझे समझाना है, तो उसको भी मैं समझा दूंगी। और वो क्वेश्चन पता है, जो सुन रहा होगा उसको पता होगा उसी का क्वेश्चन है, तो उसको भी मैं सॉल्व करवा दूंगी, समझा दूंगी। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। फिलहाल अभी टेस्ट दीजिए और टेस्ट को अपने टेस्ट देते देते खुद को इम्प्रूव करिए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है। मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है। किसकी जानकारी दी जाती है? पौष्टिक भोजन की, शिशु संभरण सेवा, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में विविध उपाय, उपर्युक्त सभी। मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी क्या दी जाएगी? पौष्टिक भोजन की, शिशु संभरण सेवा, संभरण मतलब शिशु को क्या क्या देना है, किस तरह से क्या करना है, स्वस्थ वातावरण की, कि वातावरण आसपास का कैसे स्वस्थ रहे, यानी कि उपरोक्त सभी। बाल विवाह की आयु का प्रजनन क्षमता से क्या संबंध है? कम आयु में विवाह होने से वह परिवार को संभालने में समर्थ नहीं होते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, बालकों को वीर तथा बालिकाओं का रज का पारस्परिक संयोग नहीं हो पाता, और अज्ञानता। बताएं। तो बाल विवाह की आयु में प्रजनन क्षमता का संबंध क्या होता है कि जो है क्षमता का संबंध क्या होता है? पहली बात तो वो शारीरिक रूप से कमजोर इसलिए होते हैं, मैं आंसर अभी नहीं बता रही, मैं समझा रही हूँ। शारीरिक रूप से कमजोर इस प्रकार से होते हैं कि एज कम होती है। ठीक है, देखने में शरीर उनका मजबूत हित पुष्ट दिखता है लेकिन अंदर से मजबूत नहीं होते, इसलिए शारीरिक रूप से कमजोर देखने में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, आंसर नहीं लगाएंगे। बालकों का वीर्य तथा बालिकाओं का रज पारस्परिक संयोग नहीं हो पाता, इसलिए जब वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे और रज में जब अंडाणु का मेल नहीं होगा तो क्या होगा, संबंध नहीं बन पाएगा। ठीक है, और साथ साथ प्रजनन क्षमता में अज्ञानता भी कहीं हद तक जो है पाई जाती है कि किस प्रकार से क्या किया जाए, किस प्रकार से अपने आप को जो है सामने प्रस्तुत किया जाए, अज्ञानता भी इसका अर्थ माना जाता है। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए ये है, लेकिन मान लो अगर ये ना हो और अज्ञानता हो तो अज्ञानता लगाएंगे। जन्म से 5 वर्ष तक की आयु के बालक हमारे देश की संपूर्ण जनसंख्या के कितने प्रतिशत हैं? 15, 17, 20, 22। अभी जब हम लोग का जो है जनसंख्या करीब 125 करोड़ था, तब हम लोग की क्या थी, ये 17% थी। क्या थी? 17%। अभी हम लोग की जनसंख्या करीब करीब 150 करोड़ पहुंच गई, तो अब ये 17 से 20% हो गई है, मतलब कि 20% के आसपास पहुंच गई है। शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को 35% घटाया जा सकता है यदि वर्ष से कम आयु में गर्भधारण को रोका जा सके। मतलब कि बच्चे का और माँ का जब प्रसव होता है माँ का, तो बच्चा और माँ दोनों मर जाते हैं, तो कब इसको कम किया जा सकता है? 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष। किस वर्ष की आयु में विवाह हो तो कम होता है, बताएं। अगर 18 वर्ष की आयु हो तो कम हो सकता है, अगर 20 वर्ष की आयु हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ 18 वर्ष की आयु मान है, तो 18 वर्ष को ही हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है, स्वास्थ्य चर क्या शिक्षा देती है? स्वास्थ्य चर क्या शिक्षा देती है, मतलब कि जो स्वास्थ्य की जो जैसे आपकी आती हैं आशा बहू लोग आती हैं, वो लोग आपको क्या शिक्षा दे सकती हैं? स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, गर्भावस्था में संतुलित आहार, रोगियों व शिशुओं के लिए भोजन बनाने की विधि, उपर्युक्त सभी। आंसर क्या आ जाएगा? उपर्युक्त सभी।
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगभग कितनी दाइयों को लघु प्रशिक्षण दिया जा चुका है। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं और पूछना चाहूंगी जो कि आ सकता है कि पंचम जो है पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना किस साल से किस साल तक थी। ठीक है, किस ईयर तक थी, किस साल में शुरू हुई और किस साल तक थी। ठीक है, किस वर्ष शुरू हुई और किस वर्ष तक थी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखते कितने लोग पढ़ते हैं। 24,000 और 2400, 2,40,000 उपयुक्त में से सभी बताएं या कोई नहीं, बताएं। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगभग जो है 2,40,000 पूरे भारत में मिलाकर दाइयों को प्रशिक्षण दिया जा चुका था। क्या कि जो है किस प्रकार से गर्भवती स्त्री को अपनी देखभाल करनी है, किस प्रकार से वो जो है जब स्वास्थ्य केंद्र पर स्त्री आए तो वो उसको किस प्रकार से देखेगी, किस प्रकार से वो उसको जो है प्रशिक्षित करेगी, ये सारी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जनसंख्या शिक्षा की प्रमुख विशेषता है। जनसंख्या शिक्षा की, नेक्स्ट क्वेश्चन है राल क्या है। ये आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन, 7वें नंबर का। राल क्या है, वर्णक, रंजक, रंग, धागा। राल की बात हो रही है तो राल एक प्रकार का क्या है, वर्णक है। ठीक है, राल एक प्रकार का क्या है, वर्णक है। इसके बाद में आपका नायलॉन तंतु की विशेषता क्या है, चमक, तनाव सामर्थ्य, प्रत्यास्था, सभी। तो नायलॉन वस्तु में क्या होता है, आपकी चमक भी अच्छी बनी होती है, तनाव सामर्थ्य भी होता है, प्रत्यास्था भी होती है। प्रत्यास्था मतलब खींचना, ठीक है। प्रतिस्कंदता मतलब कि दबा दें और फूल जाए। तो प्रतिस्कंदता नायलॉन में नहीं होती, लेकिन तनाव सामर्थ्य मतलब कि अगर वो आप उसको जो है मजबूती देखो तो मजबूती भी होती है, और प्रत्यास्था मतलब कि फैलता भी है। तो ऑप्शन नंबर ये सभी बिल्कुल सही होंगे। भोज्य पदार्थों में कौन सा जीव, भोज्य पदार्थों को कौन सा जीव नष्ट करता है, यीस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया, ये सभी। तो भोज्य पदार्थों को कौन सा जीव नष्ट करता है, बताएं। तो भोज्य पदार्थों को हमेशा बैक्टीरिया नष्ट करता है। ठीक है, क्या नष्ट करता है, बैक्टीरिया। इसके बाद में आज शिक्षा प्रदान करने का सबसे प्रभावशाली साधन क्या है, रेडियो, दूरदर्शन, पोस्टर, नाटक। प्रेजेंट टाइम में शिक्षा जो हम लोग देते हैं उसको, जो शिक्षा देते हैं उसको प्रभावशाली तरीके से हम लोग किस प्रकार से दे सकते हैं, बताना है। तो सबसे अच्छा इस समय जो है वो दूरदर्शन है। हम लोग क्या करते हैं, वीडियो के माध्यम से, अब तो दूरदर्शन का समय नहीं है लेकिन फिर भी वीडियो के माध्यम से हम लोग सबसे अच्छी शिक्षा पाते हैं। यूट्यूब पर लाखों लोग की वीडियो पड़ी हुई होती हैं। जब हम लोग को करंट अफेयर देखना होता है, हम लोग को कोई भी एक टॉपिक जानना होता है, तो हम लोग क्या क्लास नहीं लिए तो हम लोग कहाँ देखेंगे, कोचिंग वोचिंग तो कुछ होती नहीं है हम लोग के पास जो क्लास नहीं ले, तो क्या करते हैं यूट्यूब पे डाल देते हैं। यूट्यूब पर जो है जैसे ही आप अपना जो है टॉपिक डालो तुरंत ही कम से कम 1000 वीडियो तो आ ही जाती। ठीक, इसके बाद में प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। यह परिभाषा दी गई है ओपी दहामा द्वारा, डगलस एस मिंजर द्वारा, श्री कृष्णामाचारी द्वारा या सूपे द्वारा, बताएं। आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा डगलस एस मिंजर द्वारा। शिक्षा प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। ठीक है, इसके बाद में लिंगन्स मॉडल में संचार का छठा तत्व क्या है। संचार का कैसा तत्व बनता है, श्रोता, प्राप्त करने वाला, श्रोता क्या कहते हैं, संदेश देने वाला, माध्यम। ठीक है, फिर उसके बाद में प्राप्त करने वाला, फिर उसके बाद में क्या है, फीडबैक देने वाला, उसके बीच में तमाम होते हैं, तो मुख्य मुख्य होते हैं। तो लिंगन्स मॉडल में कौन से छठा तत्व कौन सा है, बताना है। संचारक, श्रोता, संदेश, श्रोता प्रतिक्रिया, बताएं। श्रोता
प्रतिक्रिया, क्योंकि छठा उनका 6 ही लिंगेंस मॉडल 6 ही है और छठवें का क्या है, श्रोता सुनता है और उसके बाद वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, जनसंख्या शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं। जनसंख्या शिक्षा समस्याओं पर आधारित है, जनसंख्या शिक्षा व्यक्तिगत समस्याओं पर आधारित है, जनसंख्या शिक्षा मूल्य का विनाश करती है, या जनसंख्या शिक्षा नैतिक मूल्यों का विकास करती है। बताएं क्या सही होगा इसमें, आंसर बताएं। जनसंख्या शिक्षा समस्याओं पर आधारित होती है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या शिक्षा अगर दी जाती है तो जो समस्याएं हैं वो खत्म होने की कोशिश हर कोई करता है। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षा मूल्य और शिक्षा नैतिक मूल्यों का विकास करती है, ये बात नहीं, समस्याओं पर आधारित होती है। संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है किसके द्वारा, शिक्षा द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर, घर घर घुसकर उपदेश देकर। बताएं आंसर क्या होगा, शिक्षा द्वारा। इसके बाद में जनसंख्या स्थिरता कोष JSK की स्थापना की गई थी, ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसको ध्यान सुनना है। 12 जून 2003, 12 जून सन 2000, 12 जून सन 2001, 12 जून सन 2004। बताएं तो जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना जो हुई थी वो सबसे पहले तो 2002 में इसका नाम जनसंख्या स्थिरण कोष था। इसको जनसंख्या स्थिर करने के लिए कुछ चीज़ों का, कुछ रुपए धन के लिए, कुछ किसके मतलब सामान के लिए, रुपये के लिए, कहीं से जो है धन किसी क्षेत्र से, किसी जगह से पाए तो एक जनसंख्या स्थिरण कोष बनाया गया था। कब, 2002 में। और इसको कब बदला गया, 2003 में इसका नाम रख दिया क्या, जनसंख्या जो है आपका स्थिरता कोष। ठीक है, उसके बाद जून 2005 में फिर इसका बदलाव हुआ, लेकिन जनसंख्या स्थिरता कोष के ही अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन क्या सही जाएगा, जनसंख्या स्थिरता कोष 12 जून 2003 में इसका जो है नाम रखा गया, स्थापना हुई। BMR किस परिस्थिति में कम हो जाता है, बुखार में, कुपोषण एवं व्रत की अवस्था में, अधिक शारीरिक श्रम में, पुरुषों में। BMR कम कब हो जाता है ये बताना है। तो BMR बुखार में बढ़ जाता है, मैंने बताया था आपको। आपकी बहुत अधिक शारीरिक श्रम करते हैं तो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, तभी आदमी कितना भी खाता है हजम हो जाता है, मोटा नहीं होता। लेकिन जब श्रम कम किया जाएगा, कुपोषण होगा, व्रत तथा उपवास रखा जाएगा तो BMR क्या हो जाता है, वो घट जाता है। इसीलिए जो लोग रोज व्रत रखते हैं उनके शरीर में सूजन आने की वो हो जाती है, क्या हो जाता है, एडीमा होने लगता है उनको। इसलिए BMR कब कम रहती है, जिससे बहुत लोग वेट लॉस करते हैं, वज़न कम करते हैं। ठीक है, वेट लॉस नहीं, वज़न कम करते हैं। वेट लॉस का मतलब तो कोई फैट लॉस कर रहा है, कोई वेट लॉस कर रहा है। उसमें व्रत रखते हैं या उसमें खाना बहुत देर देर में खाते हैं तो क्या होता है, वज़न कम होने की जगह क्या होता है कि शरीर फूलने लगती है। तो जो है क्या होता है, उस समय उनका BMR जो होता है वो लो जो है पहुंच जाता है। तो सबसे अधिक कब रहेगा, कुपोषण और व्रत की अवस्था में। आहार में किस पदार्थ की अधिकता कैल्शियम के शोषण में बाधा उत्पन्न करती है, शोषण मतलब अवशोषण में बाधा करती है, प्रोटीन, भूसी, विटामिन D, इनमें से कोई नहीं। बताएं ऑप्शन क्या जाएगा, जब किसी भी चीज़ का छिलका होता है उसमें तो कैल्शियम वाली चीज़ों की बात मैं कर रही हूँ, तो उसमें अवशोषण क्षमता कम हो जाती है। जैसे तिल में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, लेकिन छिलके की वजह से पूरा कैल्शियम अवशोषित नहीं हो पाता। छिलका निकाल दो तो वैसे भी 50% उसका कैल्शियम खत्म हो जाता है, लेकिन छिलका निकाल दो थोड़ा बहुत जो रहता है वो जाता है। रागी छिलके के साथ खाएंगे, भूसी के साथ, तो उसका कैल्शियम नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के कूट जाने से कौन से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, बताएं। प्रोटीन वसा, कैल्शियम फॉस्फेट, थायमिन, निकोटिनिक एसिड, विटामिन A तथा राइबोफ्लेविन। बताएं ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका, एक तो थायमिन यानी कि आपका जो है जब धान जब कूटा जाता है तो धान की कैसे, ऐसे धान की शेप होती है,
जो ये नोक होती है इसमें जो होता है बहुत से प्रोटीन, बहुत से तत्व, बहुत सी विटामिन बी फैमिली, थायमीन, ये सब उसमें रहते हैं। और जब ये निकल जाता है तो क्या हो जाता है कि वो बहुत नुकसान हो जाता है उसमें। तो क्या होता है, थायमीन, निकोटेनिक एसिड और साथ में बहुत से तत्व ऐसे होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं। ठीक, दालों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? थायमीन, विटामिन B2, विटामिन सी और नियासिन। दाल में कौन सा जो है विटामिन नहीं होता है, बताएं। ऑप्शन क्या जाएगा? दाल में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इसीलिए दाल खाने से, देखो दाल चावल मिक्स करके खाया जाता है। क्यों? क्योंकि धान की जब कुटाई होती है तो थायमीन नष्ट हो जाता है। ठीक है, और जो है जब दाल की चावल की जब कुटाई हो, धान की कुटाई हो तो थायमीन नष्ट हो जाता है। जब दाल को जो है छिलके उतारे जाते हैं, पॉलिश किया जाता है, नहीं भी पॉलिश किया गया, छिलके उतारे गए तो उसके भी बहुत सारे तत्व नष्ट हो जाते हैं। जब चावल दाल को मिला के खाया जाता है तो दोनों जो तत्व होते हैं वो मिक्स होके एक पूर्ण आहार, संपूर्ण आहार का रूप ले लेते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, दाल और चावल को मिला के खाया जाता है। फलों में अभोज्य भाग कितने प्रतिशत होते हैं? मतलब कि ऐसे कितने भाग होते हैं जो खाने योग्य नहीं होते? 25%, 30%, 39%, 49%, बताएं। ऑप्शन क्या चला जाएगा? करीब 25 से 30% तक ऐसे भाग होते हैं फल में जो खाने योग्य नहीं होते। लीची को ले लीजिए, छिलका बीज नहीं खा सकते। सेब को ले लीजिए तो बीज वाला नहीं खा सकते, बहुत लोग छिलका भी नहीं खाते। केले को ले लीजिए, केले का छिलका नहीं खा सकते। ठीक है, अब आप उन फल को, नाशपाती को नहीं उठा के देख सकते, सेब को नहीं। जब औसत निकालते हैं हम लोग तो केला हो गया, लीची हो गया, आम हो गया, तो इसके देखिए कितने भाग छिलके और बीज में निकल जाते हैं। तो 30% कम से कम ऐसा भाग होता है जो हम लोग नहीं खा सकते। गर्भवती स्त्री को कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? भ्रूण की अस्थि तथा दांतों का निर्माण करने के लिए, केवल अस्थियों के निर्माण के लिए, केवल दांतों के निर्माण के लिए, या रक्त के निर्माण के लिए, बताएं। क्या चला जाएगा? भ्रूण की अस्थि तथा दांतों के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय क्या है? पर्याप्त विश्राम करना, प्रतिदिन व्यायाम करना, दूध पीना, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना, बताएं। आंसर क्या होगा? पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार लेना। पौष्टिक में भी आपके आयरन, कैल्शियम आ जाएंगे, संतुलित में भी ये सब आ जाएंगे। गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख कारण है कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, विटामिन ए की कमी, वसा की कमी। ऑप्शन क्या जाएगा कि गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोग का प्रमुख कारण है कैल्शियम की कमी। गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण है रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ना, रक्तचाप का बढ़ना, शरीर का वजन बढ़ना, मूत्र में हार्मोन का पाया जाना। गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण मतलब कि जिससे परीक्षण किया जाता है, बताएं। क्या ऑप्शन आएगा आपका? मूत्र में हार्मोन पाया जाता है। यूरिन टेस्ट होता है जब हम लोग जाते हैं, जब स्त्रियां जाती हैं जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने, तो यूरिन लिया जाता है और उसी से टेस्ट किया जाता है। अब तो टेस्ट किट भी आती है तो यूरिन के ही माध्यम से टेस्ट किया जाता है। गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? गर्भपात, अपरिपक्वता, गुर्दे का संक्रमण, इनमें से सभी। गर्भावस्था में सभी, गर्भपात का भी, अपरिपक्वता वाले बच्चे का जन्म ना हो जाए, गुर्दे यानी कि लीवर का संक्रमण ना हो जाए, इन सभी की समस्या रहती है। ल्यूटोमाइजिंग हार्मोन आवश्यक है स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए, शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए, शुक्राणु तथा अंडाणु के निर्माण के लिए, वृषण तथा अंडाशय की अंतराली कोशिकाओं के उत्तेजना के लिए, बताएं।
ऑप्शन क्या, आंसर क्या जाएगा, वृषण तथा अंडाशय की अंतराली कोशिकाओं के उत्तेजन के लिए ल्यूटिमाइजिंग हार्मोन आवश्यक होता है। जब हम लोग पढ़े थे तो हम लोगों ने इसको पढ़ा था, ठीक है, कि ल्यूटिमाइजिंग हार्मोन कब होता है, जब जो है उत्तेजना होती है तब ये हार्मोन होता है। अगर ये हार्मोन विकसित नहीं होता है तो क्या होता है, उत्तेजना नहीं आती है, उत्तेजना नहीं आती है तो बच्चे उत्पन्न होने में शायद थोड़ी सी समस्या है, ठीक। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है, प्यूट्रिटरी, थाइमस, पीनियन, एड्रिनल, बताएं। मास्टर ग्रंथि की बात हो रही है। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि का नाम से जाना जाता है। नलिका वाहिनी ग्रंथि है प्यूस, थाइमस, एड्रिनल, ये सभी नलिका वाहिनी ग्रंथि की बात हो रही है। नलिका वाहिनी ग्रंथ जो आपकी ग्रंथि है वो कौन सी है, प्यूस। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है, एड्रिनेलिन, कॉर्टिसोन, नॉर एड्रिलिन, ये सभी। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है, तो आंसर क्या जाएगा, एड्रीनेलिन जो होता है ये क्या करता है, हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन जठर ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, जठर मतलब पेट की ग्रंथि, जब जठर ग्रंथि उत्तेजित होती तभी भूख लगता है, अगर जठर ग्रंथि उत्तेजित नहीं होती तो भूख नहीं लगती है। कौन सा हार्मोन है, सिक्रोटिन, गैस्ट्रिन, कोलोसिस्टोकाइनिन, इनमें से सभी, बताएं। 30 नंबर का आंसर देना है। जब गैस्ट्रिन आपका हार्मोन रिलीज होता है तब क्या होता है, तब आपको उत्तेजना होती है, तब भूख लगती है। गैस्ट्रिन का मतलब क्या होता है, आपके जो गैस वाले यानी कि जो आपके अम्ल होते हैं ये रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अब अम्ल रिलीज होने लगते हैं, अब अगर कुछ गया नहीं तो अम्ल आंत को ही काटना शुरू कर देंगे, फिर भूख लगती है, भूख लगती तो हम लोग खाते हैं और अम्ल क्या होता है उसको पचाता है, ठीक है। अगर अम्ल रिलीज हुआ, कुछ खाए नहीं तो गैस बनता है, बहुत देर तक कुछ खाओ नहीं तो क्या होता है, गैस बनता है ना, तो वही होता है। वातावरण को दूषित करने वाले पदार्थ को कहते हैं विष, विस्फोटक, प्रदूषक, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या जाएगा, इनमें से सभी। घरेलू अपशिष्ट औद्योगिक अपशिष्ट आदि को फैलाता है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, जो अपशिष्ट मतलब जो चीज़ निकलते हैं बाहर, वो किसको जो है आपके नुकसान करते हैं, वो जल को नुकसान करते हैं, ठीक है। यहाँ मृदा होती तो मृदा को भी, यहाँ पर जल है, वायु है, ध्वनि है, तो अपशिष्ट की बात हो रही। अगर यहाँ पर जल के साथ साथ मृदा होता तो मिट्टी और जल दोनों की बात होती, यहाँ मृदा नहीं है, सिर्फ जल है। गंदगी में सबसे अधिक क्या पनपते हैं, मच्छर, मक्खियाँ, काकरोच, रोगाणु। आंसर क्या जाएगा, रोगाणु, ठीक है। मच्छर, मक्खी, काकरोच ये सारे पनपते हैं, साथ साथ रोगाणु सबसे ज़्यादा पनपता है, इसलिए रोगाणु। अगर रोगाणु ना होता तब ये तीनों सभी पे लग जाता है, रोगाणु है इसलिए सिर्फ रोगाणु पर लगेगा। आंगन की नाली को प्रतिदिन धोना चाहिए, डीडीटी डीडीटी पाउडर से, चूने से, फिनाइल से, गर्म पानी से, बताएं। ऑप्शन इसमें क्या जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन जाएगा आपका फिनाइल से। प्रतिदिन फिनाइल एक ढक्कन एक मग्गे पानी में घोलो और नाली में डाल दो, डालना चाहिए, कीड़े मर जाते हैं, काकरोच वगैरह नहीं आते। किसके द्वारा शरीर में उत्पन्न होने वाले विभिन्न रसों, हार्मोन और एंजाइम की संरचना होती है, श्वेतसार, वसा, प्रोटीन, विटामिन, किसके द्वारा शरीर में उत्पन्न होने सभी रसों, हार्मोन और एंजाइम की संरचना होती है, बताएं। ऑप्शन होगा आपका आंसर कि रस, हार्मोन, एंजाइम की संरचना किसके द्वारा होती है, प्रोटीन के द्वारा होती है, ठीक है। प्रोटीन में औसतन कितने प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित होता है, प्रोटीन हमने पढ़ाया था तो बताया था कि प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कहा जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। 50, 20, 16, 32, कितने परसेंट नाइट्रोजन प्रोटीन में पाया जाता है, बताएं। ऑप्शन क्या जाएगा आपका, 16।
अनावश्यक अमीनो अम्ल निम्न में से कौन सा है? अगर प्रोटीन के लिए 15 16 दोनों है तो 15 2 से 16, अगर 15 अलग है 16 अलग है तो 16 लगाएंगे, ठीक है। अनावश्यक अमीनो अम्ल निम्न में से कौन सा है? टायरोसिन, ग्लूटामिक अम्ल, लाइसिन और थायरोक्सिन। बताएं। अनावश्यक, अनावश्यक मतलब जो चीज़ शरीर में ही बन जाती है, उस हार्मोन की बात बोल रहे हैं, बताएं। तो ग्लूटामिक अम्ल जो होता है ये आपका क्या है? अनावश्यक है। निम्न हार्मोन प्रोटीन युक्त होते हैं? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनल, इनमें से सभी। बताएं। तो हार्मोन प्रोटीन युक्त, सभी हार्मोन में प्रोटीन होता है, तो इनमें से सभी। कोसा के जीव, कोशिका हो रहा है यहाँ पर, कोशिका होना चाहिए, कोसा नहीं। कोशिका के जीव द्रव में प्रोटीन स्थित में होता है? मिश्रण में, यौगिक में, कोलाइडल में या इमल्सन में? बताएं। तो कोशिका के जीव द्रव में आपका जो मिश्रण होता है उसका, उसमें क्या होता है? प्रोटीन मिश्रण स्थित होता है। प्रोटीन के साथ साथ और भी बहुत सारे तत्व होते हैं। कोशिका जब मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारे तत्व उसमें क्या होते हैं? मिले होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, कम से कम 60% प्रोटीन होता है, साथ साथ और भी चीज़ें उसमें होती हैं। ऑपरेशन के समय घाव हो जाने तथा जल जाने पर किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? श्वेतसार, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन। किसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है जब ऑपरेशन होता है? तो कहीं भी कट जाए, कहीं भी कोई समस्या हो जाए तो प्रोटीन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करता है, नई कोशिकाएं बनाता है। ऑप्शन क्या चला जाएगा? प्रोटीन। हार्मोन्स हैं एक यौगिक या जटिल कार्बनिक पदार्थ है या एक प्रकार के उत्प्रेरक रासायनिक पदार्थ हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं। हार्मोन्स क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। परिवहनशील हार्मोन, परिवहनशील मतलब कि ले जाना, ले आना, किसी चीज़ को बैठा के ले जाना, ले आना। यह रक्त में पाया जाता है, ऊतक में पाया जाता है, रक्त के प्रवाह के साथ शरीर के विभिन्न अंगों में पाया जाता है। उपयुक्त सभी। बताएं। परिवहनशील जो आपका हार्मोन होता है वो किस में पाया जाता है? ये ऊतक में पाया जाता है, ठीक है। मतलब कि ऊतक के द्वारा हार्मोन्स को इधर से उधर ले जाने की क्रिया की जाती है। किस हार्मोन्स का प्रभाव निर्मित ऊतक तक ही रहता है? विसरणशील हार्मोन, परिवहनशील हार्मोन, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं। आंसर क्या जाएगा? ए और बी दोनों। हार्मोन जहां पर ऊतक तक ही रहता है तो विसरणशील मतलब फैलाने वाला तो फैलाता है, विसरण करता है, साथ ही साथ परिवहनशील परिवहन भी करता है, ले भी जाता है एक दूसरे को। तो ये आपका हार्मोन ऊतक वाला। नलिका युक्त ग्रंथि नहीं है? आहार नली की म्यूकोसा, जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और लैगर हैंस। बताए उत्तर। तो नलिका युक्त ग्रंथि अगर कौन सी नहीं है तो वो पीयूष ग्रंथि जो है वो नलिका युक्त नहीं है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि में नलिका नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसमें कोई म्यूकस, कोई ऐसा इधर उधर ले जाने की समस्या वो नहीं रहती है। इसमें नलिका पीयूष ग्रंथि में नहीं होती। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इसमें नलिका नहीं होती है। पीयूष ग्रंथि में कितने पिंड पाए जाते हैं? 3 4 1 2। पीयूष ग्रंथि में नलिकाएं नहीं होती लेकिन पिंड होते हैं। कितने पिंड होते हैं बताएं? पीयूष ग्रंथि में कितने पिंड होते हैं? 3। पीयूष ग्रंथि में कितने पिंड होते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? स्लम्स किसे कहते हैं? यह नगरीय जीवन की गंभीर समस्या है। यह बस्तियां जिनके रहने का स्थान बहुत ही खराब जलवायु में होता है, जिनके मकानों की दशा शोचनीय, दूषित और निम्न स्तरीय होती है। उपयुक्त सभी। आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त सभी। स्लम का मतलब होता है बहुत ही गंदी, बहुत ही मलिन, बहुत ही खराब बस्ती, जहाँ पर जीवाणु हो, जहाँ पर गंदगी हो, जहाँ पर नालियाँ खुली बहती हो, जहाँ पर बहुत गरीबी हो, उसी को स्लम बोलते हैं, ठीक है। स्लम, स्लम की परिभाषा किसने दी? स्लम मतलब होता है गंदी बस्ती,
एक ऐसा निवास क्षेत्र जहाँ के मकानों तथा जीवन की अत्यंत दूषित और दुर्भाग्यपूर्ण जलवायु होती है तथा इस कारण से यह संपूर्ण समुदाय में सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रश्न है। किसने कहा है? जेम्स फोर्ड, जिसबर्ट, गेलिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं, इसको किसने कहा है? जेम्स फोर्ड ने कहा है। ठीक है। गंदी बस्तियों यानी कि स्लम्स के उत्पन्न होने का कारण क्या है? हम लोग क्या है ना, हम लोग क्या, ये 5 जो हम लोग के भाग हैं वो हैं। ठीक है। न्यूट्रिशन साइंस आपका पहला, प्रसार शिक्षा दूसरा, आपका तीसरा जो है वस्त्र विज्ञान, चौथा बाल विकास और 5वां गृह प्रबंधन। ये 5 के बाद हम लोग का एक आया है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में आपकी गंदी बस्ती की बात करनी है, जलवायु की बात करनी है, आपकी वायु, धूल, मिट्टी, इन सब की बात करनी है, इन सब की बात करनी है। और उसी में से ये क्वेश्चंस हैं। बताएं, धन का असामान्य वर्गीकरण, जातिवाद की भावना, निर्धन, असहाय, अभावग्रस्त व शोषित वर्ग के तथा कथित सभ्य समाज तथा घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। उपयुक्त सभी। बताएं, ऑप्शन क्या हो जाएगा कि इन सब में जो है वो सारी चीजें एकदम सही हैं। गंदी बस्ती स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा निवास स्थान है? ईंटों व सीमेंट के पक्के मकान, मकानों की दशा शोचनीय, दूषित, निम्न स्तरीय व जीवाणुओं से युक्त, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ऑप्शन क्या जाएगा? ए और बी दोनों। गंदी बस्ती या स्लम किन स्थानों पर होता है? गंदे जल की निकासी की उचित व्यवस्था न होना, स्वच्छ जल की प्राप्ति का उचित प्रबंधन न होना, न कोई स्वास्थ्य व्यवस्था होना, उपयुक्त सभी। आंसर उपयुक्त सभी। जन स्वास्थ्य कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उन्हें अशिक्षित जनता तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षित वर्ग की, धनी वर्ग की, निर्धन वर्ग की, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा कार्यकर्ताओं की चेतना की। तो जन स्वास्थ्य कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उन्हें अशिक्षित जनता तक पहुंचाने की किसकी जो है जिम्मेदारी होती है? तो सबसे पहले जिम्मेदारी होती है स्वयंसेवी संस्था यानी कि एनजीओ की, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की चेतना की। साथ ही यहाँ पर एक लाइन आप अपने से जोड़ सकते हैं, कोई भी शिक्षित वर्ग हो तो वो दूसरों को शिक्षित कर सकता है। परिवार पर स्वास्थ्य शिक्षा का प्रभाव पहुंचाने के लिए कई साधनों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन आधुनिक युग में उपयुक्त व अधिक प्रभावी साधन कौन सा है? रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टीवी या पोस्टर। बताएं, ऑप्शन क्या चला जाएगा? टीवी। विद्यालय द्वारा छात्रों के माध्यम से समाज में स्वास्थ्य शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। बच्चों को स्वच्छता से रहने के लिए, रोगों के संक्रमण की जानकारी, रोगों से रोकथाम, उपयुक्त सभी। आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त सभी। गामा ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो रक्त में किस चीज का निर्माण करता है जो कि हमें बीमारियों से बचाता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, एंटीबॉडीज, हार्मोन। उत्तर क्या जाएगा? एंटीबॉडीज। दालों की प्रोटीन में मिथियोनिन अम्ल की कमी होने से क्या प्रभाव पड़ता है? खाने में पौष्टिकता होती है, प्रोटीन का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, पकाने में अधिक समय लगता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? प्रोटीन का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। दालों में किस आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? लाइसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, इनमें से सभी। तो दाल में क्या नहीं पाया जाता? दाल में कमी पाई जाती है किसकी? ल्यूसिन की। चावल में कमी किसकी पाई जाती है? मिथियोनिन की। इसीलिए मिथियोनिन दाल में पाया जाता है, चावल में ल्यूसिन पाया जाता है, इसीलिए दोनों चीज को मिला के खाया जाता है। नगरों में होने वाली गंदी बस्तियों का विकास कितना उचित है? गंदी बस्तियों के विकास में हमें नौकर वर्ग आसानी से प्राप्त हो जाता है। गंदी बस्तियां अपराधों को जन्म देती हैं तथा समाज विरोधी जीवन व्यतीत करती हैं।
गंदी बस्तियां उन्नत समाज के लिए गौरव की बात है, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताएं। ऑप्शन क्या जाएगा सही? गंदी बस्तियां अपराधों को जन्म देती हैं तथा समाज विरोधी जीवन व्यतीत करती हैं। ठीक है, चले। जो स्लम्स होते हैं वहां पर शिक्षा नहीं होती, वहां पर हर चीज की कमी होती है, इसलिए गंदी बस्तियां जो होती हैं वो क्या करती हैं? अशिक्षा को जन्म देती हैं। आपके जो है जो बच्चे होते हैं ना कि चोरी डकैती छिनैती और बहुत गंदा गंदा काम करते हैं, तो वो अपराध को भी जन्म देती हैं और समाज विरोधी जीवन, क्योंकि उनको समाज से जो है मतलब एक दुश्मनी टाइप की हो जाती कि हम ही गरीब क्यों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जन शिक्षा में प्रसार में गंदी बस्तियों का योगदान क्या है? सरकार पर शिक्षा खर्च का बोझ कम पड़ता है, शिक्षा का महत्व समझना चाहिए अन्यथा सामान्य प्रगति का मार्ग अवरुद्ध रहता है, शिक्षा प्रत्येक के लिए आवश्यक नहीं है, शिक्षा प्रसार से व्यक्ति में समायोजन की क्षमता कम हो जाती है। 58 का आंसर बताएं। आंसर क्या है? शिक्षा का महत्व समझना चाहिए अन्यथा सामान्य प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गंदी बस्तियां हमारे देश की सुंदरता पर कैसा प्रभाव रखती हैं? गंदी बस्तियां हमारी निर्धन आर्थिक स्थिति को दर्शाती हैं। गंदी बस्तियां संक्रामक रोगों को फैलाती हैं जिससे स्वच्छता का अभाव देखने को मिलता है, या नगरीय शोभा एवं आकर्षण का ह्रास करती हैं। उपयुक्त से ह्रास मतलब कम करती, खत्म करती हैं। आंसर क्या जाएगा? उपर्युक्त सभी। क्या सबके लिए स्वास्थ्य का अर्थ है सन 2000 के बाद कोई रोगी नहीं होगा, सन 2000 तक प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक रोग हेतु सुविधा प्राप्त होगी, स्वास्थ्य सेवाओं का निर्धारण होगा, उपयुक्त सभी भ्रांतियां हैं। आंसर क्या होगा? कि सभी भ्रांतियां हैं। ठीक है, सबके लिए स्वास्थ्य का अर्थ ये नहीं है, ये भ्रांति है। सबके लिए स्वास्थ्य का अर्थ ये होना चाहिए स्वस्थ हो, साफ सफाई हो, और इनके बाद ये शिक्षा के माध्यम से ही हो पाएगा। भारत के संविधान में स्वास्थ्य का कौन सा विषय माना है? समवर्ती, आवश्यक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। भारत के संविधान में स्वास्थ्य का जो विषय है वो आपका है समवर्ती, जो सूची है उसमें ये माना गया है। मुदालियर कमेटी 1962 में कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की थी? बताए 10,000, 20,000, 30,000 या 40,000। तो मुदालियर कमेटी 1962 ने जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की 40,000 संस्तुति की थी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों द्वारा, जिला विकास अधिकारी द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा। उत्तर दे। प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों द्वारा। गंदी बस्तियों को रोगों का उद्गम स्थान क्यों कहा जाता है? इसमें कूड़ा करकट का निस्तारण की कोई उचित व्यवस्था नहीं होती, शौचालय नाली आदि की उचित व्यवस्था नहीं होती, गंदगी व साम्राज्य होने से रोगाणु पनपने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है, या उपयुक्त सभी। बताएं उत्तर क्या है सही, बताएं उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, क्योंकि हम लोग 125 क्वेश्चन करना है और ये आपका 65 नंबर का क्वेश्चन है। गंदी बस्तियों के सुधार के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? सार्वजनिक सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलकर शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, चलते फिरते स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने चाहिए, या उपर्युक्त सभी। उत्तर बताएं। आंसर होगा क्या? उपर्युक्त सभी। अब ये आपके 65 क्वेश्चन थे। 65 क्वेश्चन में बताइए कितने सही हुए हैं। इसका आपको सेकंड पार्ट कल आपको मिलेगा, और कल आपको यूथ भी मिलेगा, कम से कम 70 से 100 प्रश्न के बीच में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिए, खुश रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद।